वेलकम क्लास। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जितना हमने अब तक पढ़ लिया था वो था नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। अब इसके आगे आता है हमारा जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? वह शब्द जो कि वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनता है जीरेंड कहलाता है। लेकिन वर्ब में आईएनजी जोड़कर तो पार्टिसिपल भी बनता था, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, ये है हमारा V प्लस आई एन जी जीरेंड। थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। जैसे कि मैंने लिखा प्ले और उसमें जोड़ा मैंने आई एन जी, तो ये बना प्लेइंग। अब जब ये प्लेइंग बना, अब अगर मैं इसे कहूं खेलकर, खेलकर कहने पर ये कहलाएगा पार्टिसिपल। और अगर खेलकर न कहा जाता, इसे खेलना, तो ये बनता जीरेंड। कहने का मतलब ये है कि जब हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो क्रिया में ना नी ने आ जाए, अगर नानी ने आ जाए तो वो कहलाएगा जीरेंड। इतनी सिंपल सी बात। जैसे ऊपर बस फिर से दोबारा से देखते हैं, यहां ऊपर लिखा हुआ है V प्लस आई एन जी, तो ये भी V प्लस आई एन जी में पार्टिसिपल भी हो सकता है और जीरेंड भी। लेकिन पार्टिसिपल तब कहेंगे जब उसमें कर, करके, करते हुए लिखा हो, और अगर नानी ने जुड़ रहा है तो वो जीरेंड कहलाएगा। अब जो हमारा अगला नियम है वो नियम है नाउन के साथ या जीरेंड के साथ प्रेपोजिशन का यूज करके। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन और किस तरीके से हम इसे कुछ करते हैं? बहुत सिंपल है। जब भी हम हिंदी अर्थ निकालें वाक्य का, हिंदी अर्थ निकालते हुए हम देखें कि वहां पर जो वाक्य दिया हुआ है वो एक शब्द के साथ जोड़ा जा रहा है, तो जब कोई शब्द जोड़ने का कार्य करता है वो शब्द प्रेपोजिशन कहलाता है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से मान के चलिए मैंने दो शब्द लिखे, दो सेंटेंस ही लिखता हूं बेसिक से। मैंने लिखा एक सेंटेंस, मैंने लिखा सीता बॉट ए पेन। सीता ने एक पेन खरीदा। सीता बॉट ए पेन, सी गेव, सी। यहां पर तो सेंटेंस मैंने लिखे सीता बॉट ए पेन, सी गेव 5 rupees फॉर इट। अगर इन दोनों वाक्यों को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे स्पष्ट दो चीजें नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये कि सीता ने पेन खरीदा, दूसरे में उसने उसके लिए 5 रुपए दिए, तो सीता ने पेन 5 रुपए से खरीदा। इसमें दो जो क्रियाएं हैं उनकी आवश्यकता है नहीं, बहुत सिंपली हम इसे कह सकते हैं सीता बॉट ए पेन फॉर 5 rupees। इस तरीके से मैंने देखा कि यहाँ पर सी गेव कहने की आवश्यकता नहीं थी, तो जब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी तो मैंने जो शेष भाग में वाक्य जोड़ा है वो ये जोड़ा है 5 rupees के लिए फॉर। तो ये जो फॉर है, एफ ऑफ फॉर, जो कि एक प्रेपोजिशन होता है, इस प्रेपोजिशन को मैंने जिस शब्द से जोड़ा है वो अपने आप में नाउन होता है, तो ये नाउन के साथ प्रेपोजिशन ऐड होके ये सेंटेंस बना। दूसरा मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा। सेंटेंस है हमारा He gave me advice. He gave me advice. Next part is he also helped me. He also helped me. यहाँ पे लिखे हुए ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसों को जब हम पढ़ रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी सहायता भी की। उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी सहायता भी की। इस वाले वाक्य में मैं कह सकता हूं कि सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की। तो एक शब्द यहां पे आया अतिरिक्त। तो अतिरिक्त की अंग्रेजी क्या होती है? बिसाइड्स। क्या होती है? बिसाइड्स।
अब बिसाइड तो मैंने अतिरिक्त की लिखी, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ थोड़ा सा। सलाह देने के अतिरिक्त, सलाह देने के अतिरिक्त, इस वाली बात को जब मैंने ऐसे कहा कि सलाह देने के अतिरिक्त, तो के अतिरिक्त की तो बिसाइड्स हो गई, लेकिन सलाह देना, ये जो शब्द है एडवाइस, और इसकी एक वर्ब फॉर्म होती है, वो होती है एडवाइस। तो ये सीई जुड़ा हुआ है, ये नाउन फॉर्म है, और एसई ये वर्ब है। तो ये जो वर्ब है इसी में तो हम आईएनजी जोड़ सकते हैं, तो हम लिखेंगे बिसाइड्स, सॉरी यहां पर वर्ब है गिव, एडवाइस नहीं, यहां पे वर्ब है गिव, तो गिव के लिए तो बिसाइड्स गिविंग हो जाएगा, तो देने के लिए तो गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही ऑल्सो हेल्प मी। आगे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, मैं फिर से देता हूं, करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स। नेक्स्ट है इसमें आई कुड नॉट पास बीए, आई कुड नॉट पास बीए, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैं बीए पास नहीं कर सका। इस वाले सेंटेंस में मैंने कहा कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद, तो यहां अर्थ आया के बावजूद। के बावजूद का मतलब होता है कि ये जो सेंटेंस है ये के बावजूद से जुड़ रहा है, इसकी अंग्रेजी होती है इन स्पाइट ऑफ, इसकी अंग्रेजी होती है इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ। इसके बाद मैंने देखा कि इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब क्या है, कुछ नहीं। इन स्पाइट ऑफ के बाद मैंने देखा यहाँ माई बेस्ट एफर्ट्स से मैं इसे जोड़ देता हूँ, माई बेस्ट एफर्ट्स। अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको थोड़ा सा फिर से एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मैंने कहा माई बेस्ट एफर्ट्स, तो देखिए ध्यान से, एफर्ट्स अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि नाउन का ही तो प्लूरल बनता है, और यहाँ पे गिविंग जो थी वो वर्ब थी, तो वर्ब में आईएनजी जुड़ी है और यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ये जो आईएनजी के साथ बना जीरेंडियल फॉर्म, लेकिन ये प्लूरल बन रहा है, नाउन का प्लूरल बनता है, तो ये हुआ नाउन। तो यहाँ पर ये जो प्रेपोजिशन जुड़ी है वो नाउन के लिए जुड़ी है, यहाँ पर जुड़ी थी वर्ब के लिए, और यहाँ पे हमने जुड़ी थी नाउन के लिए। आगे आई कुड नॉट पास बी, आई कुड नॉट पास बी। एक और छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं प्रेपोजिशन के लिए, उसके बाद फिर हम इसे नोट करने को टाइम देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने कहा सीता हैड फेल्ड, सीता हैड फेल्ड। आगे लिखा हुआ है सी हर्ड द न्यूज, सी heard the news, she fainted, she fainted, she heard the news, she fainted। इसका हिंदी अर्थ होता है सीता फेल हो गई, उसने खबर सुनी, वह मूर्छित हुई। इस वाले सेंटेंस को जब मैंने देखा तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि उसने क्या किया, खबर सुनी, खबर सुनने पर, किस चीज की खबर सुनी है उसने, फेल होने की खबर सुनी उसने, काहे की, फेल होने की। तो फेल होने की या अपनी असफलता की, तो मैं इसे कहूं अपनी असफलता। देखो फेल होना, फेल होना ये है FAIL फेल, ये है वर्ब, लेकिन अगर मैं इसे नाउन बनाऊं तो ये हो जाएगी फेलियर। फेलियर मतलब असफलता, फेलियर मतलब असफलता। इसी चीज को यहाँ पे समझेंगे। तो मैंने कहा कि ऑन माने पर, किस चीज की, सुनने, तो ऑन हियरिंग द न्यूज, न्यूज मीन्स समाचार या खबर, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर। यहाँ हर क्यों कह रहे हैं,
हर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सीता है वो लड़की है, तो लड़की के लिए अपने असफल होने की खबर सुनकर सीता फेंटेड। इस तरीके से मैंने यहां देखा तो ये जो ऑन जुड़ा है वो किसके लिए जुड़ा है, जीरंड के लिए, और ये जो ऑफ जुड़ा है वो किसके लिए जुड़ा है, नाउन के लिए। तो इस वाले सेंटेंस में मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि एक प्रेपोजिशन नाउन के साथ ऐड हो रही है और एक प्रेपोजिशन जीरंड के साथ ऐड हो रही है। इस वाले नियम को कहते हैं बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन और जीरंड। वीडियो स्टॉप करके वेलकम अगेन। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए उसका नाम है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है देखते हैं। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेज वर्ड आया है स्पेशल और कोई नई चीज नहीं। पहले तो एडवर्ब का मतलब समझो। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक वर्ब के बारे में बताता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है एडवर्ब, तो वर्ब के बारे में तो बताएगा ही। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एडवर्ब, तो एडवर्ब का काम क्या होता है। एडवर्ब के दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि ये बताए एडजेक्टिव के बारे में, और दूसरा काम ये होता है कि ये बताए वर्ब के बारे में। तो या तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा या फिर वर्ब के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव और वर्ब। अब मान के चलते हैं मैंने लिखा गुड। अगर मैंने एक वर्ड गुड लिखा है, इसके आगे मैंने लिख दिया वेरी, तो ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, यानी कि वेरी गुड हो गया। तो वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया। अच्छा, मैंने लिखा प्ले। ये जो प्ले है, प्ले माने होता है खेलना, इसमें मैंने कह दिया प्लेड वेल, या फिर मैंने कह दिया वेल प्लेड, मैंने कह दिया वेल प्लेड। तो यहाँ पर ये जो प्लेड है वो वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। इस तरीके से हम एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले शब्द को बता देते हैं कि वो एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द है फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जो कि पूर्ण अर्थ न देता हो, लेकिन वो शब्दों का समूह काम क्या करता है, वो जब शब्दों का समूह एक लिखा हो जहाँ एक से अधिक वर्ड हो और काम करे किसी एडवर्ब का, तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कह देते हैं। यानी कि जहां केवल एक शब्द है, जहां केवल एक शब्द है तो वो कहलाएगा एडवर्ब, जहां एक से ज्यादा शब्द हैं तो वो कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज। जो काम क्या करेगा, जो काम करेगा एक एडजेक्टिव या एक वर्ब को क्वालिफाई करने का। जो कौन सा काम करेगा, एडजेक्टिव या फिर वर्ब को क्वालिफाई करने का। वो एक शब्द होगा तो एडवर्ब कहलाएगा, और एक से अधिक शब्द होने पर एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। अब अगर एडवर्ब हम सामान्य रूप से कभी भी बनाते हैं तो उसमें हम एलवाई जोड़ देते हैं। ज्यादातर हम शब्द देखते हैं तो मैंने कोई वर्ड लिखा और उस वर्ड में एलवाई जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। ऐसे वाक्यों में ज्यादातर हमें नजर आता है क्रियाएं समान होती हैं। एक मूल शब्द जो कि आगे वाले वाक्य की क्रिया या फिर किसी विशेषण के बारे में बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा he went to school, he was punctual। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he went to school, he was punctual। पंक्चुअल माने होता है नियमित, समय से। he was punctual। वह विद्यालय गया, वह नियमित विद्यालय जाता था। तो वह विद्यालय जाता था कैसे, नियमित। वो विद्यालय कैसे जाता था, नियमित। तो इस वेंट के लिए ही तो बता रहा है पंक्चुअल, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए पंक्चुअल को हम एडवर्ब में बदल देंगे। ही यहाँ पे लिखा है, वहां पे भी लिखा है, बॉल पास्ट टेंस बता रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सिंपल ही लिख देंगे he went to school punctually। बहुत बेसिक है कि नहीं, he went to school punctually, एलवाई जुड़ गया, बन गया एडवर्ब। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, फुल स्टॉप। आगे इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज नो डाउट अबाउट इट। दिस इज नो डाउट अबाउट इट। इस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। ग्लोरी मतलब शान, काहे की? मेवाड़ की। कौन थे? राणा प्रताप। आगे कह रहा है देयर इज नो डाउट, दिस इज क्या है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें किसमें संदेह नहीं है? तो निसंदेह अर्थ आ सकता है कि नहीं आ सकता? नो डाउट का जो संदेह है उसको हम नो कहते ही निसंदेह हो जाएगा कि नहीं? तो इस वाले सेंटेंस में अगर ये क्वालिफाई कर रहा है किसी भी एडजेक्टिव को तो ये उसके आगे आ जाएगा। तो ये कहलाएगा राणा प्रताप was राणा प्रताप was undoubtedly the glory of Mewar। undoubtedly the glory of Mewar। ये उल्टा नहीं लिख दिया ग्लोरी भी, the glory of Mewar, glory of Mewar। तो यहाँ भी लिखा जाएगा ग्लोरी ऑफ मेवाड़। इस वाले सेंटेंस में मुझे दिख रहा है एडजेक्टिव के आगे क्या आया है? एक वर्ड जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की वजह से ऐड कर रहा है। यहाँ पर भी ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था वेंट को, इसलिए ये भी ऐड है। तो ये दोनों ही एक शब्द है और एक एडजेक्टिव और एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये महज एक एडवर्ब कहलाता है। लेकिन यदि वहीं पर एक से अधिक शब्द हो, एक से अधिक शब्द होने पर वो क्या कहलाता है? एडवर्बियल फ्रेज। एक ऐसा ही सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज का भी कोई सेंटेंस किस तरीके से हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा द सन सेट, द सन सेट, सूर्य छिपा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पार्ट है इसका, द बॉयज हैड नॉट, द बॉयज हैड नॉट completed their work। इस वाले सेंटेंस को जरा देखें ध्यान से। सूर्य छिप गया, बच्चों ने अपना कार्य नहीं किया। तो बच्चों ने अपना कार्य सूर्य छिपने तक नहीं किया। इस वाले सेंटेंस को करें तो हम ऐसे कहेंगे the boys had not completed their work by sunset। अब ये सनसेट जो है एक टाइम शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है? टाइम। लेकिन इसके साथ एक और वर्ड आ गया by, जो कि एक प्रेपोजिशन के रूप में है। लेकिन क्या ये एक शब्द है या एक से ज्यादा शब्द है? एक से ज्यादा शब्द है। जब भी एक से ज्यादा शब्द एडवर्ब का कार्य करेंगे तो वे क्या कहलाएंगे? एडवर्बियल फ्रेज। इस तरीके से ये एडवर्बियल फ्रेज कंप्लीट होता है। तो अब लास्ट में दो छोटी सी बातें बची हैं। एक बचा है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, और एक सिमिलर काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स आ जाएं तो उन्हें हम से जोड़ देते हैं। बहुत बेसिक्स है। इसे वीडियो को रोकते ही सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं नोट करो और उसके बाद फिर आगे का करते हैं।